हेलो। नमस्कार साथियों, स्टडी जीके की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है भाई आप लोगों की पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही होगी, उसको और बेहतर करने का काम हम करेंगे। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब वो समय नहीं है जब हम 10 मिनट केवल मोटिवेशन के लिए लगाएं। क्योंकि जो अपने घर की परिस्थिति, परिवार की परिस्थिति, अपने लक्ष्य से मोटिवेट नहीं होगा ना, वो फिर किसी भी चीज से मोटिवेट नहीं होगा। तो हम सीधे पढ़ाई शुरू करेंगे। और मैं उन बच्चों से एक बार थम्स अप चाहूंगा जो पूरी मेहनत लगातार करने को तैयार है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संगीत का वर्गीकरण। तो देखो, भारतीय संगीत पूछा जाएगा आपसे, ये मेन यहां दो जगह तो यहां बटेगा। एक तो शास्त्रीय संगीत है, नहीं क्लासिकल म्यूजिक, और एक लोक संगीत है, नहीं फोक म्यूजिक। तो याद रखना है, एक क्या है क्लासिकल म्यूजिक है और एक बेटा फोक म्यूजिक है। कौन है? फोक म्यूजिक। ठीक है, चलिए अब जो क्लासिकल है ये फर्दर दो भागों में बट जाएगा। जो क्लासिकल है ये फर्दर दो भागों में बटेगा। एक तो इसको हिंदुस्तानी शैली बोलते हैं, नहीं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, और एक कर्नाटक म्यूजिक। ठीक है, तो एक तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय शैली है और एक कर्नाटक शैली है। तो सवाल कैसे बनेगा कि जो शास्त्रीय संगीत है वो कितने प्रकार का है, ये सवाल आएगा बेटा कि ये कितने प्रकार का है। तो ये दो प्रकार का है, एक यहां पे और एक यहां पे, यानी दो तरह का है, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक और बेटा कर्नाटक म्यूजिक। तो क्लासिकल जो है वो दो तरह का है। क्या है? क्लासिकल संगीत दो तरह का है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और कर्नाटक संगीत। ठीक है, एक लोक संगीत हो गया, एक हम शास्त्रीय और लोक दोनों के मिश्रण को बोल देते हैं, जिसमें यह बहुत महत्वपूर्ण है रविंद्र संगीत। और ये कहां का है? वेस्ट बंगाल का है। कहां का है? वेस्ट बंगाल का है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि ये वेस्ट बंगाल का है कौन सा? रविंद्र संगीत। ये केवल इसके लिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो शास्त्रीय और लोक संगीत का क्या है? ये बेटा जुड़ाव है, संगम है। ठीक है, इसमें सुगम भी है, रविंद्र भी है, हवेली भी है, गण भी है, ये इस तरह के हैं। ठीक है, चलिए तो याद रखना है आपको कि भाई वेस्ट बंगाल का है रविंद्र संगीत जो है, ये तो सिंपल रविंद्र को हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी रविंद्र ही कहेंगे। ठीक है, पर आपके जो काम के हैं वो मैंने लिख दिए हैं, ये मैं आगे लिख दूंगा हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, अभी बोल रहा हूं कर्नाटक म्यूजिक, क्योंकि इसमें बेटा दोनों में आ नहीं सकता था, इसलिए मुझे करना पड़ा। चलिए, तो भारतीय संगीत में जो मेन पूछा जाएगा वो ये चार पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से प्रकार का है? तो पहला शास्त्रीय है, ठीक है, दूसरा लोक संगीत है, तीसरा दोनों का मिक्स है, और चौथा है बेटा मॉडर्न जो म्यूजिक है, आधुनिक संगीत। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वो वहीं खत्म हो जाता है कि हमारा शास्त्रीय संगीत जो है उसकी कितनी शैलियां हैं। तो उसकी दो शैलियां हैं, एक तो हिंदुस्तानी शैली है बेटा, एक हिंदुस्तानी शैली है, और दूसरी क्या है? कर्नाटक शैली है। यहां से सवाल बन रहे हैं भाई, लेटेस्ट जो पेपर हैं उनमें भी बन रहे हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। ये देखो, शास्त्रीय संगीत की दो अलग अलग शैलियों का विकास हुआ, वही जो मैं बता रहा था। एक तो इसमें है हिंदुस्तानी म्यूजिक। अब आपसे पूछेगा हिंदुस्तानी म्यूजिक चलता कहां है? तो भारत के उत्तरी भागों में मैक्सिमम, जो भारत का उत्तरी हिस्सा है, मैप पे देखें तो जो ऊपर वाले राज्य हैं उनमें बेटा हिंदुस्तानी म्यूजिक चलता है, उनमें हिंदुस्तानी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शिवानी बेटी कह रही हैं कि सर एम एस सुब्बलक्ष्मी का संबंध कर्नाटक म्यूजिक से है। बिल्कुल, कर्नाटक म्यूजिक से है बेटा, कर्नाटक म्यूजिक से है। ठीक है, चलिए तो याद रखना है आपको कि इसका भारत के उत्तरी भागों में अभ्यास किया जाता है। और कर्नाटक संगीत जो है, इनमें दोनों में मुख्य अंतर यही है कि इसमें दक्षिणी भागों में अभ्यास किया जाता है। ठीक है, हालांकि दोनों की जो जड़ें हैं कहां से निकल के आई हैं? नाट्यशास्त्र, जो किसने लिखा है बेटा? भरत, जो भरत मुनि ने लिखा है। किसने लिखा है? भरत मुनि ने। किसने लिखा है? तो भरत मुनि ने लिखा है नाट्यशास्त्र, और इसको पंचम वेद की, फिफ्थ वेदा भी बोला जाता है। इसको क्या? पंचम वेद के तौर पे भी जाना
जाता है। ठीक है, तो आपसे सवाल बनेगा पंचम वेद कौन सा है? तो भरतनाट्यम है या क्या? नहीं जी, नाट्य शास्त्र है। ये नाट्य शास्त्र एक पुस्तक है बेटा, ये एक पुस्तक है और दक्षिणी भागों में इसका अभ्यास किया जाता है। क्या किया जाता है? तो भारत के दक्षिणी भागों में इसका उद्देश्य मेरे शेरों किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। हिंदुस्तानी संगीत, तो प्राकृतिक स्वरों का सप्तक ये यूज किया जाता है इसमें। प्राकृतिक स्वरों का सप्तक इसमें यूज किया जाता है बेटा। हिंदुस्तानी शाखा में शुद्ध स्वर सप्तक यूज किया जाता है, याद रखना है। सप्तक यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? सप्तक यूज किया जाता है। ठीक है, तो हिंदुस्तानी शाखा में शुद्ध स्वर सप्तक यूज किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या किया जाता है? सप्तक यूज किया जाता है। ये आपके, अब आपसे पूछा जाएगा आगे कि इसकी कितनी शैलियां हैं। तो इसकी मुख्य रूप से 10 शैलियां हैं। क्या है? मुख्य रूप से इसकी 10 शैलियां हैं बेटा। क्या है? 10 शैलियां। तो हिंदुस्तानी संगीत में गायन की क्या है बेटा? 10 मुख्य शैलियां हैं। तो हिंदुस्तानी संगीत में क्या है? गायन की कितनी मुख्य शैलियां हैं? तो आपको बताना है कि मुख्य शैलियां 10 हैं। कितनी है? 10 हैं। हिंदुस्तानी संगीत में गायन की क्या है? मुख्य शैलियां बेटा 10 हैं। ठीक है, क्लियर है? सप्तक का यूज किया जाता है किसमें? प्राकृतिक स्वरों का सप्तक। तो याद रखना है 7 स्वरों का यूज किया जाता है, सप्तक का यूज किया जाता है। उसकी 10 शैली हैं जिनमें ये नाम है, आपको जो मुख्य है ना, ये नाम आपको देखने को मिल रहे हैं बेटा। ये 10 नाम आपको, ये 10 मुख्य शैलियां हैं हिंदुस्तानी संगीत की। और सीधे सीधे सवाल बनेगा, इनमें से कौन सी हिंदुस्तानी संगीत की शैली है? इनमें से कौन सी हिंदुस्तानी संगीत की शैली है? बिल्कुल आता है बेटा। तो देखो, ध्रुपद हिंदुस्तानी की है, धमार नहीं पूछा जाता, होरी ज्यादा नहीं पूछा जाता, फिर ख्याल पूछा जाता है, ख्याल हिंदुस्तानी संगीत का है। फिर टप्पा पूछा जाता है, हिंदुस्तानी संगीत का है। तराना पूछा जाता है, सरगम पूछी जाती है, हिंदुस्तानी संगीत की है। और ठुमरी पूछी जाती है, हिंदुस्तानी संगीत की है। किसकी है? तो ठुमरी भी हिंदुस्तानी संगीत की है बेटा। ठुमरी भी किसकी है? हिंदुस्तानी संगीत की है। क्लियर है? तो हिंदुस्तानी संगीत याद रखना है, ध्रुपद, ख्याल, टप्पा, तराना, सरगम, ठुमरी। ध्रुपद, ख्याल, टप्पा बेटा, तराना, सरगम, ठुमरी, ये मुख्य शैलियां हैं हिंदुस्तानी म्यूजिक की। किसकी? हिंदुस्तानी म्यूजिक की। अब इनमें से मुख्य के बारे में आपसे पूछा जाएगा। मुख्य के बारे में एक बार आपसे पूछा जाएगा, वो मुख्य हमें पता होनी चाहिए। देखो, ध्रुपद शैली, पहला सवाल तो यही बनेगा कि ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़ी हुई है। इससे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से ये जुड़ी हुई है। ठीक है, सबसे पुराने रूपों में से है और इसका वर्णन नाट्य शास्त्र में भी मिलता है। क्या मिलता है? ध्रुपद जो है सबसे पुराने और भव्य रूपों में से है बेटा। यानी एक गाने की स्टाइल है ना, तो वो उसमें एक ध्रुपद गाने की जो तरीका है, उसमें एक जो तरीका है वो ध्रुपद है। शैली, एक स्टाइल, सब अलग अलग तरीके से गाते हैं, सारे के सारे लोग अलग अलग तरीके से गाते हैं ना। तो आपको पता होना चाहिए कि एक अलग से स्टाइल है, उसका नाम क्या है? ध्रुपद। ध्रुपद गायक कौन से हैं? मेन देखो, ये सवाल आता है सीधे सीधे। अमीर खुसरो ध्रुपद गायक हैं, स्वामी हरिदास ध्रुपद गायक हैं, मियां तानसेन ध्रुपद गायक हैं, बैजू बावरा ध्रुपद गायक हैं। ये 4 नाम बहुत महत्वपूर्ण है, और साथ में नौबत खान और गुण समुद्र। और पूछा कैसे जाएगा कि भैया स्वामी हरिदास का संबंध ध्रुपद गायकी से, मियां तानसेन का ध्रुपद गायकी से, बैजू बावरा का भाई ध्रुपद गायरी से। ठीक है, और इनका भी याद रखना है। ठीक है, खान, ये जो नौबत खान है, इनका भी ध्रुपद गायकी से है। ठीक है, ध्रुपद गायकी के घराने पूछे जाते हैं। पूछेगा इनमें से कौन सा ध्रुपद का घराना है? तो डागरी। भैया डगर पे ध्रुपद बराबर हमने याद करने के लिए कर लिया 2 पद।
ध्रुपद बराबर दो पद कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? दो पद कर लेते हैं बेटा। ध्रुपद बराबर दो पद। ठीक है, तो देखो डागरी, डगर पे दो पद से चलेंगे। दरभंगा भी इसी का है। लयकारी तो नहीं पता चलेगा, पर देखो बेतिया, बैंत से भैया, बैंत से भी चलते हैं ना कभी कभी। दो पद के संग संग बैंत का भी सहारा लेना पड़ता है। दो पद के संग संग याद रखना है बेटा, बेंत का भी सहारा लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? बेंत का भी सहारा लेना पड़ता है। बेंत का भी सहारा लेना पड़ता है कभी कभी दो पद के साथ साथ। ठीक है, और तलवंडी भाई पगडंडी कर दिया हमने। तलवंडी की जगह हमने याद कर दिया पगडंडी। तलवंडी की जगह हमने कर दिया पगडंडी। पे भी दो पद से ही तो चलते हैं। दो पद, दो पद जो हैं उन्हीं से चलेंगे। देखो फिर से देखो कि ध्रुपद के घराने हैं डागरी भैया, डगर पे दो पद से ही चलोगे। डगर पे दो पद से ही चलोगे या नहीं चलोगे? बेटा इसमें मोहम्मद इरफान खान, इसमें समझने का कम है, रटने का ज्यादा है, वो आपको रटना पड़ेगा। गाने की स्टाइल बताइए, संगीत कितनी तरह का चलता है भारत में, इसमें समझने में क्या दिक्कत है बताओ? दो तरीके का है। उत्तर भारत में हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक चलता है। अब म्यूजिक हिंदुस्तानी क्या होता है ये तो हमें ज्यादा पता है नहीं, हमें तो एग्जाम की तैयारी करनी है। अब एक हिंदुस्तानी होता है जो नॉर्थ इंडिया में चलता है, और एक साउथ इंडिया में चलता है, उसे हम कर्नाटक म्यूजिक बोल देते हैं। अब वो जो हिंदुस्तानी वाला है जो ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में चलता है, उसकी 10 अलग अलग स्टाइल हैं। आपने देखा होगा ना, कोई किसी तरीके से गाता है, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से। तो गाने की अलग अलग शैलियां हैं जिन्हें हम अंग्रेजी में स्टाइल बोल देते हैं। ठीक है, याद रखना है। तो ये कितनी 10 अलग अलग स्टाइल हैं वो हमने पढ़ी है। उनमें सबसे महत्वपूर्णों में से है ध्रुपद। और ध्रुपद याद रखना है, इसके घराने पूछे जाते हैं। तो डागरी भैया, डगर पर हम दो पद से ही चलेंगे। दरभंगा ध्रुपद, लयकारी ध्रुपद, बैंत भैया बैंत का भी सहारा लेते हैं दो पद के साथ। और तलवंडी मतलब कहीं हमें पगडंडी पे चलना हो तो भी दो पद की जरूरत है। क्या है? दो पद की जरूरत है अगर हमें लेना हो इससे भी। ठीक है, चलिए ये याद करने पड़ेंगे, ऐसे नहीं होंगे, याद तो करने पड़ेंगे, लेकिन चीजें ये हैं जो मैंने आपको समझ में बताया है। ऐसे सवाल आएगा कि इनमें से कौन सा ध्रुपद घराना है या घराना नहीं है, और एक डागरी होगा तो आप बताओगे भाई, एक बेतिया होगा तो आप बता दोगे ध्रुपद का है, एक दरभंगा दे दिया होगा तो बता दोगे। या कौन सा नहीं है? तीन दे दिए, डागरी, दरभंगा, बेतिया और एक लखनऊ दे दिया, आप बता दोगे जी ये वाला नहीं है, बाकी तो चल रहे हैं। ठीक है, चलिए स्वामी हरिदास ध्रुपद। फिर ख्याल शैली है, ये भी हिंदुस्तानी जो म्यूजिक है उसकी एक महत्वपूर्ण शैली है। ख्याल का मतलब ये कल्पना करना, हम ख्याल कर रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा और फिर हमें तनख्वाह मिलेगी, फिर जब हम गांव में आएंगे तो कितना आनंद होगा, घर में लड्डू बटेंगे। पर ये ख्याल कब पूरा होगा? जब हम मेहनत हो जाएगा और फिर हमें तनख्वाह मिलेगी, फिर जब हम गांव में आएंगे तो कितना आनंद होगा, घर में लड्डू बटेंगे। पर ये ख्याल कब पूरा होगा? जब हम मेहनत करेंगे इसके लिए। तो इस ख्याल को पूरा करेंगे हम, बेटा याद रखना है, जब हम दिन रात एक कर देंगे इस ख्याल को पूरा करने के लिए। तो वैसे ही ख्याल गायकी, ख्याल गायकी याद रखना है, फारसी से लिया गया है जिसका अर्थ विचार या कल्पना। और ये शैली शुरू की अमीर खुसरो ने। भाई अमीर होने का ही तो ख्याल करते हैं हम सबसे ज्यादा अमीर होने का ही तो ख्याल करते हैं। तो भैया ख्याल शैली की शुरुआत की है अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने, बिल्कुल ठीक है। चलिए तो याद रखना है, अमीर खुसरो याद रखना है। इसके संरक्षक थे, इसके बड़े संरक्षक थे एक चलिए तो हुसैन शाह सरकी ने किसको संरक्षण दिया? संरक्षण का मतलब है इसको बढ़ावा देना। अरे भाई ख्याल, अरे ये तो बहुत बढ़िया गा रहे हो जी, आप तो बहुत बढ़िया गा रहे हो, जाओ भाई इन्हें सोने की माला दे दो और अच्छे से प्रैक्टिस करो।
कि महाराज मुझ पे तो ये नहीं है ढोलक, अरे इनको ढोलक दिलवाओ चलो। महाराज एक करताल भी नहीं है, अरे करताल भी दिलवाओ इनको। मतलब संरक्षण यानी उस चीज को बढ़ावा देना। जैसे अभी कोई आप पढ़ना चाहती हैं, जैसे खासतौर पे हमारी बेटियां, और घर में कोई लोग ऐसे भी होंगे जो खिलाफ भी हैं, पर कोई खड़े भी हो जाते होंगे, नहीं ये बेटी तो पढ़ेगी, चाहे कुछ हो जाए, चाहे मुझे खर्चा देना पड़े, लेकिन मेरी बेटी तो पढ़ेगी। तो वो संरक्षण हो गया। क्या हो जाएगा बेटा? वो संरक्षण। तो याद रखना है, हुसैन शाह सरकी ने किसको दिया था? ख्याल को। ठीक है, ख्याल। किसको? ख्याल की हम बात कर रहे हैं, जो कि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की एक स्टाइल है, शैली है। ठीक है, अब पूछा जाता है असाधारण ख्याल रचनाएं किसकी स्तुति में की जाती हैं? तो भगवान कृष्ण की। भैया भगवान कृष्ण की स्तुति में असाधारण ख्याल रचनाएं की जाती हैं, याद रखना है। अब ख्याल रचना के घराने आ गए। देखो भैया, ग्वाला ख्यालों में ही रहता है। हाँ जी, ख्यालों में ही रहता है ग्वाला तो। ठीक है, चलिए ये हम अलग से भी करेंगे, ये वाले नाम आप करो मत करो, क्योंकि ये मैं आपको अलग से भी करवाऊंगा। भैया किराना, किराया जो है ना, हमें ख्याल आता रहता है किराए पे जब हम रहते हैं ना, अरे यार किराया ना बढ़ जाए, किराया ना बढ़ जाए, ये ख्याल आता रहता है हमें। ये ख्याल आता रहता है, याद रखना है। क्या आता रहता है? ये ख्याल आता रहता है कि किराया ना बढ़ जाए। बेटा अगर समझ में नहीं आ रहा है ना, क्योंकि इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि बस ये रटना है। क्या करना है? रटना है ये। तो याद रखना है कि ग्वालियर घराना किससे है? ख्याल शैली से जुड़ा हुआ है। ख्याल शैली से जुड़ा हुआ है ग्वालियर घराना, याद रखना है। किराना घराना ख्याल शैली से जुड़ा हुआ है। ग्वालियर घराना ख्याल शैली से जुड़ा हुआ है। किराना घराना ख्याल शैली से जुड़ा हुआ है। आगरा घराना, भैया आगरा जाने के ख्याल तो आते होंगे दिमाग में, आगरा जाने के ख्याल तो आते होंगे। आगरा ख्याल, ध्यान रखना है बेटा, आगरा घराने के ख्याल तो आते होंगे, नहीं आते? आगरा घराने, याद रखना है, आगरा घराने के ख्याल आते होंगे। हाँ जी आते हैं। ठीक है, चलिए। और हाजी, हाँ आगरा घराना हो गया, पहले केवल घराने ही याद करो आप। पटियाला घराना बेटा, पटियाला घराना, तो भैया पटियाला पैक पी के तो नए नए ख्याल आते हैं लोगों को। पटियाला पैक पी पी के नए नए ख्याल आते हैं। पटियाला पैक पीता है तो आदमी नए ख्याल आते हैं उसे। आगरा जाने का ख्याल आता है भैया, किराया ना बढ़ जाए ये भी ख्याल आता है। और ग्वाला तो चुपचाप भैया सोते सोते ख्यालों में खोया रहता है। ग्वाला तो ख्यालों में खोया रहता है, ग्वाला तो ख्यालों में खोया रहता है। किराना, किराया बढ़ने का आदमी ख्याल करता रहता है भैया, किराया ना बढ़ जाए। और आगरा के जाने के ख्याल, और पटियाला पैक के भी ख्याल, पटियाला पैक के भी ख्याल है बेटा। हाँ ठीक है, चलिए ये रटने पड़ेंगे बेटा ये भी, पर ये मैं अलग से भी कराऊंगा, इसलिए मैं अभी ज्यादा नहीं करा रहा हूं। ये जहां हम मैक्सिमम को ट्रिक से करेंगे, ये जो व्यक्ति हैं हाजी सुजान खान, फैयाज खान, ये हम अलग भी करेंगे। तो अभी आप भी इसमें क्या करेंगे, अभी केवल जिन जिन चीजों को मैं बता रहा हूं ना, तो इसे करेंगे, इसे ही करेंगे। ठीक है, चलिए ये पटियाला, ये घराना हो गया। भिंडी बाजार घराना बेटा, भिंडी बाजार, भैया भिंडी बाजार घराना भी तो आप बताओगे। ख्याल घराने कौन कौन से हुए, एक बार याद करने की कोशिश करोगे? ख्याल घराने अभी जो हमने याद किए थे, मैंने नंबर 1 पे ग्वालियर घराना बताया था क्या? मैंने नंबर 2 पे बेटा, पहले पे जो है ख्याल घराने, ग्वालियर घराना बताया था। फिर बेटा मैंने क्या बताया था? किराना घराना बताया था। फिर हम आगरा जाने के ख्याल देख रहे थे, आगरा जाने के। फिर पटियाला पैक लगा लेते हैं तो फिर हम ख्यालों में खो जाते हैं क्या? और नंबर 5 बेटा भिंडी बाजार घराना। भाई भिंडी बाजार घराना, ये 5 घराने हैं, ये 5 घराने बेटा, इनकी तो मैंने बता दी ट्रिक। ऐसे ही ट्रिक जोड़नी है इसकी। जैसे दरभंगा हमने देखा था ध्रुपद का था, 2 पद से। तलवंडी पगडंडी भी था वहां का, हमने देखा था वो भी। ठीक है, तो वो हमने वहां भी देखे और यहां भी, और इन दोनों को आपको ये घरानों को रटना है कि कौन सा घराना किससे जुड़ा हुआ है। ठीक है लेकिन ये जुड़ेगा एक दिन में नहीं, इसको 2-3 दिन लगातार देखना पड़ेगा आपको। 2-3 दिन लगातार देखोगे ना, फिर ध्यान आ जाएगा। यहाँ पे आपको फिर ऐसे दिखने लगेगा बिना देखे ही, यहाँ ग्वालियर दिखने लगेगा, यहाँ किराना दिखने लगेगा बेटा, और यहाँ क्या लिखने लगेगा, दिखने लगेगा। तो यहाँ आपको किराना के बाद आगरा जाने का ख्याल आएगा, और फिर बेटा पटियाला लगा लेते हैं तब भी ख्याल आते हैं,
और बेटा फिर भिंडी बाजार का भी ख्याल आएगा, लेकिन आएंगे तब जब आप इनका 2-3 बार रिवीजन करोगे। वैसे ही यहां भैया डगर पे 2 पद से चलते हैं, बैंत का भी प्रयोग कर लेते हैं कभी कभी 2 पद के साथ, तलवंडी मतलब पगडंडी पे भी 2 पद से ही चलते हैं बेटा। दरभंगा और साथ में लयकारी, दरभंगा और लयकारी ये सारे के सारे किसके हैं? ध्रुपद के घराने हैं, ध्रुपद के। और यहां हमने ख्याल के घराने देखे। एक दिन में ये चीजें याद नहीं होंगी क्योंकि ये थोड़े से मुश्किल नाम तो हैं, थोड़े से मुश्किल नाम बेटा ये हैं। तीसरी शैली आ गई। हमने 2 शैली देख ली, यानी 2 शैली जिनमें गाना गाया जाता है, चाहे ध्रुपद देख ली हमने और ख्याल भी देख ली। ध्रुपद देख ली बेटा, ख्याल भी देख लिए है, ठीक है। ध्रुपद भी देख ली है और ख्याल भी देख ली है, तो याद रखना है आपको कि भैया तीव्र गति से गाए जाने वाले शब्द जो है तराने हैं, वो तराना, तराना भैया, अरे बहुत बढ़िया तराना बना दिया जी तुमने तो। हाँ, इसमें क्या होता है? तीव्र गति से गाए जाने वाले शब्दों का प्रयोग होता है तराना में। इसकी कैसे आएगा सवाल? कौन सी शैली में तीव्र गति से गाए जाने वाले शब्दों का प्रयोग होता है? तो भैया तराना में होता है। और याद रखना है, तराना भी अमीर खुसरो, तराना भी अमीर खुसरो। और ख्याल भी, ख्याल भी किसने शुरू किया था? तो ख्याल शैली भी अमीर खुसरो, ठीक है। तो ख्याल शैली जो है वो भी अमीर खुसरो और तराना वाली भी अमीर खुसरो। ख्याल भी अमीर खुसरो और तराना भी खुसरो बेटा, ठीक है। चलिए, हाँ बहुत बढ़िया बेटा। ग्वाला भिंडी बाजार के पैसे से किराए की बजाय पटियाला लगा के आगरा चला गया। बहुत अच्छे बेटा, ये भी हो सकता है। ग्वाला जो था भिंडी बाजार के पैसे, भैया भिंडी के लिए पैसे मिले थे उसे और किराया देने के लिए, ग्वाले को भिंडी और किराए के लिए पैसे दिए थे। और याद रखना है वो पटियाला पैक लगा के और क्या चला गया बेटा? वो ख्याली ख्यालों में आगरा चला गया। पटियाला पैक लगा के ख्याली ख्यालों में आगरा चला गया। ऐसे कर सकते हो, बिल्कुल आप अपनी ट्रिक बनाएंगे तो और अच्छा है। अब सीधे सीधे एक सवाल आता है कि प्रसिद्ध तराना गायक पंडित रतन मोहन शर्मा का संबंध किससे है बेटा? तो तराना गायकी से है। रतन मोहन शर्मा का संबंध किससे है? तराना गायकी से। और इनका घराना भी पूछ सकता है, मेवाती घराना। भैया मेवा खाओगे तो रतनी, बिल्कुल रतन की तरह चमकोगे, मेवा खाओगे तो रतन की तरह चमकोगे। अगर मेवा खाओगे तो मेरे शेरों किसकी तरह चमकोगे? हाँ जी, रतन की तरह चमकेंगे। किसकी तरह चमकोगे? रतन की तरह, ठीक है। चलिए, तराना के बादशाह, ये सवाल फिर बनता है, पंडित रतन मोहन शर्मा। तो मेवा खाओगे तो रतन की तरह चमकोगे बेटा, रतन की तरह चमकोगे। और मेवाती घराने के हैं ये पंडित रतन मोहन शर्मा। ये तराना के बादशाह कहे जाते हैं, तराना के बादशाह कहे जाते हैं बेटा। इसका रिवीजन ज्यादा करना पड़ेगा आपको। जो आज चीज याद है ना, वो भी इसलिए याद है कि आपने उनका कई बार रिवीजन किया है। इसका थोड़ा सा ज्यादा रिवीजन करना पड़ेगा, पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये रिवीजन आपसे थोड़ा ज्यादा मांगेगा। 2 तरह की चीज है, एक ज्यादा मेहनत मांगती हैं और एक कम मेहनत में काम चला लेती हैं। ये ज्यादा मेहनत मांगेगा टॉपिक, ठीक है। चलिए, फिर कुछ अर्धशास्त्रीय शैली हैं। अर्धशास्त्रीय शैली बेटा याद रखना है, कुछ अर्धशास्त्रीय शैली भी हैं। जैसे ठुमरी को ना हम अर्धशास्त्रीय बोल देते हैं, टप्पा को हम अर्धशास्त्रीय बोल देते हैं, गजल को हम अर्धशास्त्रीय बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? अर्ध। तो याद रखना है ये शास्त्रीय नृत्य, उसकी संगीत की शैलियां हैं, पर इनको अर्ध भी बोल देते हैं हम। ठुमरी, टप्पा, गजल। ठुमरी, टप्पा, गजल जो महत्वपूर्ण है याद रखना है। ठुमरी से पूछा जाएगा सवाल कि ठुमरी कहां उत्पन्न हुई? ठुमरी कहां उत्पन्न हुई? तो उत्तर प्रदेश में उत्पन्न, पहला सवाल, ठीक है। जब ये उत्तर प्रदेश में उत्पन्न याद हो जाएगा तो आपको सीधे सीधे याद आ जाएगा कि कत्थक से जुड़ी है। कत्थक, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कौन सा डांस चलता है? कत्थक। तो अगर आपने ठुमरी को कत्थक से जोड़ दिया तो आप दूसरा सवाल भी कर लोगे कि भाई ठुमरी उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हुई है और याद रखना है कत्थक से जुड़ी हुई है। इससे
कत्थक से जुड़ी हुई है और इसके मुख्य घराने वाराणसी और लखनऊ में हैं। ठीक है, वाराणसी और लखनऊ में। लेकिन सबसे ज्यादा जो सवाल आता है कि ठुमरी की सबसे प्रसिद्ध आवाज कौन सी है? ठुमरी की सबसे प्रसिद्ध आवाज तो बेगम अख्तर, यह सवाल आता है। ठुमरी की सबसे फेमस आवाज कौन सी है? तो याद रखना है, फिर से देखो भाई, जो शास्त्रीय शैली है संगीत की, उनके अलावा कुछ अर्धशास्त्रीय भी हैं। ठुमरी कैसी है? अर्धशास्त्रीय। क्या तराना अर्धशास्त्रीय है? नहीं जी। क्या ध्रुपद अर्धशास्त्रीय है? नहीं जी, शास्त्रीय शैली है वो तो। क्या बेटा इसके अलावा जो ख्याल है वो अर्धशास्त्रीय है? नहीं, वो भी नहीं है। तो ठुमरी टप्पा गजल कैसी है बेटा? ये अर्धशास्त्रीय है। सवाल, ठुमरी कहां उत्पन्न हुई? तो बेटा उत्तर प्रदेश में हुई। ठुमरी का संबंध किससे है? सीधे कत्थक से जुड़ जाओगे। ठुमरी के प्रमुख घराने वाराणसी और लखनऊ में आ जाओगे। और ठुमरी की सबसे प्रसिद्ध आवाज तो बेगम अख्तर है, लेकिन ठुमरी की रानी गिरिजा देवी को कहा जाता है। किनको कहा जाता है बेटा? गिरिजा देवी को ठुमरी की रानी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गिरिजा देवी को ठुमरी की रानी कहा जाता है। तो ठुमरी की सबसे प्रसिद्ध आवाज अलग है, बेगम अख्तर की। बेगम अख्तर की याद रखना है। और इसकी जो रानी है वो गिरिजा देवी। बेटा जो जरूरी है वो मैं बता रहा हूं। ऐसे तो आप इस संगीत के बारे में 10 दिन तक भी पढ़ सकते हो, इतना बड़ा चैप्टर है ये। लेकिन आपके एग्जाम के लिए जरूरत भी देखनी है कि आपके एग्जाम के लिए क्या जरूरत है। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए जो जरूरत है केवल वही करेंगे। 27 को एग्जाम है, अभी तक नहीं आया एडमिट कार्ड। बेटा आज शाम तक हो सकता है आ जाए। फिर टप्पा की भी बात कर रहे थे हम। टप्पा याद रखना है, टप्पा भी क्या है? अर्धशास्त्रीय शैली है। इससे भी यही बनता है कि अर्धशास्त्रीय है, याद रखना है। टप्पा से क्या सवाल बनता है कि भाई ये अर्धशास्त्रीय शैली है, जैसे ठुमरी थी। और जैसे फिर आगे चल के गजल आएगी, गजल। गजल गजल से सवाल बनते हैं बेटा। एक छोटी कविता, गजल से क्या सवाल बनेगा? वह छोटी कविता जिसमें तुकबंदी वाले दोहे होते हैं, याद रखना है, जिन्हें बैत या शेर कह देते हैं ना। अरे भाई एक शेर सुना दो, वो गजल का ही तो हिस्सा है। एक शेर सुना दो, भाई गजल का हिस्सा है। तो एक छोटी कविता जिसमें तुकबंदी वाले दोहे होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसको गजल कहा जाता है। और गजल का अक्सर बेटा होता है विषय प्रेम। प्रेम होता है अक्सर विषय। ठीक है, चांदी जैसा रंग है तेरा, इस तरह के जो होते हैं ना गाने, वो गजल हैं, है ना, वो गजल हैं। ऐसी कई सारी गजल देखेंगे, उसमें अक्सर प्रेम मिलेगा, अक्सर प्रेम ही मिलेगा इसमें। ठीक है, उसमें अक्सर प्रेम ही आपको मिलने वाला है। भारत में पहला गजल लिखने वाले तो अमीर खुसरो हैं। अच्छा, अमीर खुसरो, हाँ जी भाई। तराना जो है वो भी अमीर खुसरो से नाम जुड़ा हुआ है। हाँ जी भाई, अमीर होने का हम ख्याल भी रखते हैं, ख्याल देखते हैं। हाँ जी, ख्याल भी देखते हैं हम। ओहो, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ जी बेटा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका विषय केवल प्रेम होता है, केवल प्रेम, याद रखना है, इसका विषय होता है। और भारत में पहला गजल लिखने वाला जो व्यक्ति था वो अमीर खुसरो। और एक छोटी कविता ये होती है जिसमें तुकबंदी वाले दोहे होते हैं। तुकबंदी वाले दोहे इसमें होते हैं बेटा। ठीक है, चलिए, गजल से जुड़े हुए कुछ नाम हैं जो आपसे पूछा जाएगा। देखो, आपसे पूछेगा मोहम्मद इकबाल का संबंध गजल से है। मिर्जा गालिब शेरो शायरी करते हैं, मतलब आपको पता ही है, सीधी सी बात है कि भाई मिर्जा गालिब जो है शेरो शायरी करते हैं, मतलब सीधी सी बात है ये भी गजल गायक है। और ये बहादुर शाह जफर के टाइम के हैं बेटा। ठीक है, बहादुर शाह जफर। रूमी गजल में आता है नाम, हाफिज भी आता है, पर राहत इंदौरी बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। फराक गोरखपुरी बहुत महत्वपूर्ण नाम है। वसीम बरेलवी बहुत है। आपको ये 3-4 बार रिवाइज करनी है चीजें। मोहम्मद इकबाल का संबंध गजल गायन, मिर्जा गालिब गजल गायन, रूमी, हाफिज गजल गायन, राहत इंदौरी ये सारे शेर सुनाते हैं, तो शेर मतलब वो गजल हो जाएगा। फराक गोरखपुरी बेटा गजल, वसीम बरेलवी गजल,
कुंवर बेचैन गजल, और ये जगजीत सिंह नाम बहुत पूछा जाता है, गजल से है। पंकज उदास पूछा जाएगा, आपको पता होना चाहिए, पंकज उदास पूछा जाएगा बेटा, तो गजल से है। बेगम अख्तर पूछी जाएंगी, जिन्हें गजलों की रानी भी कहते हैं। ये ठुमरी की सबसे प्रसिद्ध आवाज है, ठुमरी की प्रसिद्ध आवाज भी यही है, ठुमरी की प्रसिद्ध आवाज बेटा यही है, ठीक है, ठुमरी की प्रसिद्ध आवाज। और मल्लिकाए गजल यानी गजलों की रानी भी इन्हीं को कहा जाता है। कुंवर बेचैन, जगजीत सिंह, मन्ना डे, मन्नर उदास, पंकज उदास, मन्नर उदास, पंकज उदास, मन्ना डे, जगजीत सिंह, कुंवर बेचैन, जगजीत सिंह, मन्ना डे, मन्नर उदास, पंकज उदास, बेगम अख्तर, ये सारे के सारे गजल से जुड़े हुए हैं। ये किससे जुड़े हुए हैं बेटा? गजल गायक हैं। ये कौन है? गजल गायक है, ठीक है, गजल गायक है। चलिए, गजल गायक है। हाँ, कर्मा बैच में रह गया था बेटा टॉपिक, है ना, लेकिन अभी हमें पता था दूसरा बैच आएगा तो उसमें करवा देंगे इसे, क्योंकि इससे सवाल बीच में आ नहीं रहे थे, लेकिन अभी देखा है फिर इसमें से कोई कोई सवाल आ रहा है, तो इसलिए करवाना पड़ेगा, ठीक है। कर्नाटक संगीत आ गया। अब तक हम क्या बात कर रहे थे? सारी चीजें हिंदुस्तानी संगीत की हैं जो नॉर्थ इंडिया में चलता है। कर्नाटक म्यूजिक दक्षिण भारत से जुड़ा हुआ है बेटा। स्वर संगीत पे यहां भी जोर दिया जाता है बेटा, और जो ज्यादातर चीजें हैं वो गाने के लिए लिखी जाती हैं। यहाँ पे ज्यादातर चीजें जो लिखी जाती हैं वो गाने के लिए लिखी जाती हैं। तो सीधे सीधे पहले तो कर्नाटक संगीत से केवल दक्षिण भारत वाला वर्ड जुड़ेगा। दूसरा, ये रचनाएं किस किस में होंगी? देखो, तेलुगु, कन्नड़, तमिल या संस्कृत, क्योंकि साउथ इंडिया की है ना, तो वहां जो लैंग्वेज चले उसी में तो लिखेंगे। संस्कृत में लिख देंगे, तमिल में लिख देंगे, कन्नड़ में लिख देंगे, तेलुगु में लिख देंगे। तो अधिकांश कर्नाटक संगीत वाली रचनाएं इन भाषा में होती हैं। आपको हिंदी बोले तो नहीं जी, हिंदी में नहीं लिख सकते, हिंदी नहीं लिख सकते। चलिए, क्लियर है? हिंदुस्तानी संगीत की तरह कर्नाटक संगीत भी दो तत्वों पर आधारित है, राग और ताल। राग और ताल। तो सीधे सवाल आएगा कि कर्नाटक संगीत कितने तत्वों पर आधारित है। कैसे सवाल आएगा कि कर्नाटक संगीत कितने बेटा तत्वों पर आधारित है? तो आप बताओगे दो, और अगर पूछ ले गलती से कौन कौन से दो, तो वो भी आपको पता होने चाहिए, राग और ताल। तो कर्नाटक संगीत भी दो तत्वों पर आधारित है, राग और ताल। और इसके महत्वपूर्ण भाग, सवाल कैसे बनेगा यहां से देखो, देखो पल्लवी, अनुपल्लवी और चरण किसकी शैली है? किसकी शैली है? पल्लवी, अनुपल्लवी और चरण कौन सी गायकी की शैली है? तो बेटा ये कर्नाटक गायकी की शैली है, ठीक है। पल्लवी, अनुपल्लवी, चरण, पल्लवी, अनुपल्लवी, चरण जो है कर्नाटक गायकी की शैली है, या कर्नाटक गायकी के महत्वपूर्ण भाग हैं। और ये सीधे सीधे सवाल आता है बेटा, इंपॉर्टेंट है कि कर्नाटक शैली, आपने हिंदुस्तानी में तो कभी नहीं पढ़ा था, ये नहीं पढ़ा था बेटा, वहां तो आप ठुमरी पढ़ रहे थे, गजल पढ़ रहे थे, कुछ और पढ़ रहे थे। पर पल्लवी, अनुपल्लवी और चरण जो हैं, ये कौन सी रचना के? तो कर्नाटक शैली में रचना के महत्वपूर्ण भाग हैं, ठीक है। यहां से सवाल बनता है, कर्नाटक संगीत शुरू में किसने शुरू किया था? तो ध्यान रखना है, यह सवाल यहां से मैक्सिमम बनता है कि कर्नाटक संगीत के जनक कौन है। पहला सवाल यहां से बनेगा। आपके लेवल का ही बता रहा हूं, बस वहीं ज्यादा ध्यान देना है जहां मैं बताऊं। तो पुरंदरदास कौन है बेटा? पुरंदरदास। पुरंदरदास किनके भक्त थे? भगवान कृष्ण के। क्या? भगवान कृष्ण के। तो याद रखना है, जब कर्नाटक संगीत की स्थापना हुई तो उनमें से हैं ये, उन्हीं में से हैं। तो जो फाउंडिंग एक्सपोनेंट हैं, यानी कि जिन्होंने स्थापना की है, उनमें से ही है पुरंदरदास, और कर्नाटक संगीत के जनक है और भगवान कृष्ण के भक्त थे।
किसको ऋषि नारद का अवतार माना जाता है? सवाल यहां से बनेगा और आप बता देना बेटा कि ये जो है पुरंदर दास, इसको हम बात कर रहे हैं, पुरंदर दास को ही माना जाता है क्या? तो ये माना जाता है ऋषि नारद का अवतार, ठीक है। और क्योंकि इनके नाम में भी दास है, तो दास साहित्य किससे जुड़ा हुआ है? पुरंदर दास से ही जुड़ा हुआ है। क्योंकि महत्वपूर्ण है इसलिए एक बार फिर देखो। कर्नाटक संगीत के जनक, कर्नाटक संगीत के जनक याद रखोगे? हां जी, पुरंदर दास हैं। संस्थापक प्रतिपादक पुरंदर दास उनमें से, यानी जो संस्थापक जिन्होंने की है, स्थापना इसकी, उसमें से हैं ये पहले वे लोगों में से। किसके भक्त थे पुरंदर दास? तो भगवान कृष्ण के दास थे जी। ऋषि नारद का अवतार पुरंदर दास, और उनकी प्रसिद्ध रचना में बेटा दास साहित्य शामिल है। क्या है? दास साहित्य। क्षेत्रैया का संबंध भी किससे है? कर्नाटक म्यूजिक से। भक्त रामदासु का संबंध भी किससे है बेटा? ये भी भक्त रामदासु का भी कर्नाटक म्यूजिक से। वेंकट मखिन का भी बेटा कर्नाटक म्यूजिक से। और इनकी बुक का नाम भी महत्वपूर्ण है, चतुर्दंडी प्रकाशिका। वेंकट मखिन की बुक है बेटा, याद रखना है। वेंकट मखिन ये जो है इनकी बुक है चतुर्दंडी प्रकाशिका। फिर से चारों नाम देखो। क्षेत्रैया का संबंध इसी से है बेटा, कर्नाटक म्यूजिक से है। भक्त रामदास का भी, वेंकट मखिन का भी। चतुर्दंडी प्रकाशिका किसने लिखी है? तो ये भी वेंकट मखिन ने लिखी है। किसने लिखी है? वेंकट मखिन ने। अब तक का पुरंदर दास के बाद सबसे महत्वपूर्ण सवाल, कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कौन है? त्यागराज, मुथुस्वामी, श्यामा शास्त्री। कैसे पूछा जाएगा? इनमें से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में नहीं है? पहले पे ये दे दिए, दूसरे पे दे दिए, तीसरे पे दे दिए, मान लो चौथे में दे दिया पुरंदर दास। चौथे में जो भी नाम है वो हम क्रॉस कर देंगे, ठीक है। तो कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति रट्टा मार के जाना है, त्यागराज, मुथुस्वामी, श्यामा शास्त्री। त्यागराज याद रखना है, त्यागराज, त्यागराज याद रखना है, मुथुस्वामी, श्यामा शास्त्री। त्यागराज, मुथुस्वामी, श्यामा शास्त्री। त्यागराज, मुथुस्वामी, श्यामा शास्त्री तो कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति है। वैसे ही महिलाओं की भी त्रिमूर्ति है बेटा, महिलाओं की। एमएस सुब्बुलक्ष्मी, डीके पट्टमल और एमएल वसंत कुमारी। हालांकि मैं फिर कह दूं कि अगर 5 बार ये पूछी जाती है तो 1 बार ये पूछी जाएगी, इसलिए पहले इसको रटना है त्यागराज, मुथुस्वामी, श्यामा शास्त्री, और फिर आपको रटना है एमएस सुब्बुलक्ष्मी, डीके पट्टमल और एमएल वसंत कुमारी को। किसको? एमएल वसंत कुमारी। ये कर्नाटक संगीत की महिला त्रिमूर्ति है। क्या है? महिला त्रिमूर्ति। मैं उन बुक्स पे इंपॉर्टेंट लिख देता हूं जो आपको बिल्कुल रटनी है। तो सामवेद को रटना है, व्यास जी की है। नाट्य शास्त्र को रटना है, भरत मुनि। शिल्पाधिकारम बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, इलांगो अडिगल बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत। गीत गोविंद जयदेव की है, बहुत महत्वपूर्ण है। संग्रह चूड़ामणि किसकी है बेटा? गोविंदाचार्य की, महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा हाँ, ये सबसे पहले यही करनी है, सबसे पहले। लेकिन इन पे नजर बाकियों पे भी मार जाना। जैसे संगीत दर्पण दामोदर पंडित की है, संगीत रत्नाकर सारंगदेव की है, लेकिन सबसे पहले गीत गोविंद जयदेव की। संग्रह चूड़ामणि गोविंदाचार्य की। नाट्यशास्त्र भरत मुनि का। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, शिल्पाधिकारम इलांगो अडिगल। शिल्पाधिकारम इलांगो अडिगल ये सबसे महत्वपूर्ण में से है। क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण में से है। इतना ही रखना है आपको, ठीक है। ये वाला आपको फिलहाल नहीं करना है, फिलहाल आपको इतना ही रखना है। इसको डिलीट कर देते। लेकिन ये मैं बताऊं आपको, एक थोड़ी सी चीज बताऊंगा, 1 मिनट में बताऊंगा आपको। अगर आप ये सोचो कि इसको मैं बहुत धीरे धीरे याद करूंगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। आपसे मेरी एक डिमांड है केवल इसमें। क्या डिमांड है? देखो,
इसका जो रिवीजन करना है ना, रिवीजन यही बता देता हूं मैं, पहले पे लिख देता हूं ताकि पीडीएफ खोलते ही रिवीजन फास्ट करना है, फास्ट करना है पर कई बार करना है। ये ऐसा टॉपिक है जिसका रिवीजन बहुत फास्ट करना कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो 4-5 मिनट में पूरी को पढ़ जाना। घराने यहां से अभी मत करना, घराने हमें कब करने हैं, जब हम घराने की अलग क्लास लेके आएंगे, 1-2 दिन में वो क्लास आएगी, तो वहां हमारे आधे से ज्यादा घराने हो जाते हैं याद, किससे, हमारा जो वो होती है ट्रिक। तो इसलिए अभी घराने आपको यहां से नहीं करने हैं, ठीक है, क्वेश्चन अभी करने नहीं है, यहाँ घराने यहाँ से करने नहीं है। और आज बेटा रहेगा क्या, वो जो है हमारा प्रैक्टिस सेट शुरू होगा, तो आज प्रैक्टिस सेट जो है वो आपको आगे पीछे उसे ले लिया करो, उसमें बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट आ रहे हैं, वरना आपको फिर बाद में ही लगेगा यार ये कर लेते तो ठीक रहता। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, वो आपको जरूर कर लेने चाहिए, ठीक है। दो 2025 में शिल्पादिकारम आया था बेटा, आता है, ये खूब आता है शिल्पादिकारम, गीत गोविंद खूब आता है, नाट्य शास्त्र हर दूसरे तीसरे एग्जाम में आता रहता है, तो ये करना है। ये दोनों याद रखना है बेटा, ये रिवीजन फास्ट करना है पर कई बार करना है। और इस टॉपिक को थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, घरानों पे करनी पड़ेगी कि कौन से घराने हमारे उससे थे, ख्याल से, है ना, कौन से ध्रुपद से थे, वो घराने पूछे जाते हैं, ठीक है, वो घराने पूछे जाते हैं और वो आपको काम थोड़ा सा करना है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।